Hello friends, welcome back to my channel. So this is the part 6 of chapter 2 basic accounting terms, and this is the last video also of chapter 2. So those who haven't seen the previous video, just go and watch those videos. I will give the link in the description box. So let's start today's video. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट. व्हाट इज़ डिस्काउंट? डिस्काउंट इज़ द रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स टू बी सोल्ड. ठीक है, जो सामान हमें बेचना है या जो हम सामान बेच रहे हैं उसके जब प्राइस में हम रिडक्शन देते हैं तो उस रिडक्शन को हम डिस्काउंट का नाम देते हैं. ठीक है, डिस्काउंट हमारे 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज़ ट्रेड डिस्काउंट, देन कैश डिस्काउंट, देन रिबेट. तो अभी एक एक करके हम तीनों को यहाँ पर देखेंगे. सबसे पहला जो हमें समझना है वो है ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, सो व्हाट इज़ ट्रेड डिस्काउंट? सपोज दिस इज़ अ मार्कर. इस मार्कर को ये सपोज 20 रुपये का है और एट द टाइम ऑफ सेल आई हैव गिवन अ डिस्काउंट ऑफ 2 रुपीज़ और इसको 18 रुपये में हम बेच रहे हैं. तो ये जो 2 रुपये का डिस्काउंट सेल के टाइम पर हम दे रहे हैं इसी को हम ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे. नेक्स्ट कैश डिस्काउंट आ जाता है. कैश डिस्काउंट हमारा वो डिस्काउंट हो जाएगा कि सपोज़ कि आपने कुछ क्रेडिट पर सेल किया है, 20,000 रुपीज़ का आपने सेल किया और आपने कहा कि 30 डेज़ में आपको ये पैसे वापस चाहिए. तो कस्टमर ने क्या किया कि विद इन टाइम पीरियड, विद इन 30 डेज़ यानी 30 दिन के अंदर अंदर उसने अगर पेमेंट कर दी है तो पेमेंट करने के टाइम पर जब आप उसमें डिस्काउंट देंगे, जैसे 20,000 की आपने सेल की थी, सपोज़ उसमें 1,000 का आपने डिस्काउंट दे दिया और कस्टमर ने आपको 19,000 की पेमेंट कर दी. तो ये जो 1,000 का डिस्काउंट आपने टाइमली पेमेंट करने के कारण दिया है ये डिस्काउंट कैश डिस्काउंट हो जाएगा. लास्ट वन हमारा हो जाता है रिबेट. अब रिबेट किस तरीके का डिस्काउंट है? सपोज़ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, पुअर क्वालिटी है, इन्फीरियर क्वालिटी है, इस वजह से आप गुड्स को सेल करने के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं. या फिर सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया है सामान का और वहाँ पर हमें सामान जल्दी से जल्दी निकालने के लिए उसमें कभी कभी डिस्काउंट देना पड़ता है. तो इस तरह के डिस्काउंट को हम क्या कहेंगे? रिबेट. ओके, तो दिस इज़ अबाउट डिस्काउंट. इसके बाद हमारा टॉपिक है बैड डेट्स. बैड डेट्स में जो वर्ड डेट है इसका मतलब है उधार, और बैड डेट्स हम उसे कहेंगे कि वो उधार जो अब वापस नहीं आ सकता, उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट्स कहेंगे. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन अकाउंट्स. तो बैलेंस शीट बेसिकली होती क्या है? इसमें हम ये एक स्टेटमेंट है और जिसमें हम असेट्स, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, रिजर्व्स, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, इन्वेस्टमेंट, इस तरह के कुछ बैलेंसेस को शो करते हैं. ठीक है, और यहाँ पर जो भी बैलेंसेस शो किए जाते हैं वो बुक वैल्यू में ही शो किए जाते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बुक वैल्यू. ठीक है, बुक वैल्यू क्या है? तो बुक वैल्यू आप ऐसा कह सकते हो कि सपोज़ आपने फर्नीचर जो है ख़रीदा था, उसका जो कॉस्ट आया था वो 10,000 रुपीज़ आया था फर्नीचर का कॉस्ट. बट अब वो साल भर यूज़ हुआ है तो जब हम लास्ट में उसका वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें डेप्रिसिएशन हुआ होगा. ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन सपोज़ यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन हो गया. तो बैलेंस शीट में हम जो अमाउंट शो करेंगे वो हम ये डेप्रिसिएशन को लेस करके 9,000 रुपीज़ बैलेंस शीट में शो करेंगे. ठीक है, यानी कि ये जो उसका कॉस्ट था, कॉस्ट प्राइस ना शो करके जो इस समय करंट वैल्यू है उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं और उस बुक वैल्यू को ही हम बैलेंस शीट में शो करेंगे. इसके बाद आता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है? वो बुक्स जहाँ पर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. सबसे पहले हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में. और इसके बाद इन ट्रांजैक्शन को हम पोस्ट कर देते हैं लेजर में. तो यहाँ पर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, लेजर और जर्नल. ठीक है, सबसे पहले हम जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ लिखेंगे? जर्नल के अंदर लिखेंगे और फर्दर हम इसे लेजर में पोस्ट कर देंगे. तो ये दोनों ही चीज़ें एक साथ क्या हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाती हैं. इसके बाद आता है टर्म डेबिट एंड क्रेडिट
तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि सपोज़ ये एक अकाउंट है, ठीक है, ये एक अकाउंट है और किसी भी अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। सो डेबिट एंड क्रेडिट आर द टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट, जहाँ पर जो LHS है, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट कहलाएगी और RHS आपका यानी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट कहलाता है। डेबिट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है DR और क्रेडिट के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता है CR। तो ये है बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट। इसके बाद हम समझ सकते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन बेसिकली क्या होता है कि टाइम के साथ जब किसी असेट में, बेसिकली हम फिक्स्ड असेट में ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो किसी टाइम की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई भी वियर एंड टियर होता है उसकी वैल्यू में, तो हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, है ना। जैसे कि हमने साल के स्टार्टिंग में हमने कोई फर्नीचर ख़रीदा है और उसे हमने पूरा 1 साल यूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके वैल्यू में डिडक्शन आ ही जाता है। तो जो बुक वैल्यू में डिडक्शन आ रहा है उसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज entry. When we record any financial transaction in the books of accounts, it is known as entry. यानी कि जब हम किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर देते हैं तो हम क्या कहेंगे कि हमने इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री कर दी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सपोज जर्नल और लेजर में, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, एंट्री कहेंगे। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज़ अ पर्सन, ठीक है, कोई पर्सन या कोई एंटिटी हु इज़ नॉट इन द पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट्स, ठीक है, यानी कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो अब इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने डेट्स को पे ऑफ कर सके, उसके पास इतने पैसे ही नहीं हैं, कोई एसेट नहीं है, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि अब लोन दे सकता है, तो हम क्या कहेंगे कि वो पर्सन अब इंसॉल्वेंट हो गया है। इसके बाद सॉल्वेंट क्या है, ठीक इसका उल्टा ही है, यानी कि वो पर्सन हु इज़ इन द सिचुएशन टू पे ऑफ इट्स डेट, ठीक है, यानी कि डेट को पे करने में, उधार चुकाने की स्थिति में है जो इंसान, उसे हम कहेंगे सॉल्वेंट है, और जो पर्सन डेट चुकाने की स्थिति में नहीं है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज़ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर इज़ बेसिकली द ओनर ऑफ द कंपनी, ठीक है, जो ओनर है, जिसने कंपनी में, बिजनेस में पैसे लगाए हैं, जो रिस्क बेयर कर रहा है, ठीक है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो किसका होगा, ओनर का होगा। तो इस तरह की सिचुएशन में जो है पर्सन, यानी जो ओनर है, उसी का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, उसे प्रोप्राइटर कहते हैं। लास्ट टर्म हमारा आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको समझना होगा, इसमें 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट हमारा P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आ जाता है, और थर्ड हमारा बैलेंस शीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों को एक साथ हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा, ईयर एंडिंग पर बनाया जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से ही हम फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सकते हैं किसी भी कंपनी या बिजनेस की। तो ये हमारे टर्म्स थे। यहाँ पर इनके साथ ही हमारा जो है ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, और साथ में चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, आप कमेंट में आप डाउट लिखिए, उसका आंसर हम ज़रूर देंगे। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। थैंक यू।